नरेंद्र मोदी सरकार का आज पहला दिन था। आज उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन एक बुरी खबर भी उनके लिए आ गई। नरेंद्र मोदी अपने मिशन पर लगे हैं, लेकिन उनके कैबिनेट गठन को लेकर नाराजगी भी उठनी शुरू हो गई है। शिवसेना अपने मंत्रालय को लेकर नाराज है। शिवसेना के नेता अनंत गीते को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अनंत गीते इससे नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्होंने दूसरा मंत्रालय मांगा था। इस मामले में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपना आखिरी फैसला अब कल करेंगे कि वो अनंत गीते को इस मंत्रिमंडल में शामिल होने देना चाहते हैं या फिर नहीं। और मेरे सहयोगी संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। और संजय, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, शिवसेना सबसे पुरानी सहयोगी दल है, सबसे पुरानी दोस्त है बीजेपी की। उद्धव ठाकरे के अच्छे मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने पहले दिन ही झटका दे दिया नरेंद्र मोदी को? जी देखिए, जैसा आपने सवाल पूछा है उसके बेस में ही उसका जवाब छुपा है कि शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी दल है और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद उसने कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन अब जब चुनाव आए हैं तो शिवसेना को नाराजगी इस बात को लेकर है कि उसके 18 एमपी चुनकर आए हैं और उसके बदले में उसे एक ही कैबिनेट की पोस्ट मिली है, जबकि अन्य छोटी पार्टियां हैं जैसे रामविलास पासवान की पार्टी है, एलजेपी या फिर श्रोमणी अकाली दल या अन्य जो पार्टियां हैं उनकी छोटी छोटी पार्टियों को भी एक एक कैबिनेट का बर्थ मिल गया। तो शिवसेना की पहली नाराजगी तो ये थी कि उसे एक से ज्यादा कैबिनेट के बर्थ मिलने चाहिए थे। और उसके बाद दूसरी नाराजगी ये थी कि हैवी इंडस्ट्री जैसा मंत्रालय उनको मिला है, जबकि उन्हें लगता था कि उससे बेहतर मंत्रालय कोई उन्हें मिल जाता, जैसे ऊर्जा मंत्रालय की उनकी डिमांड थी, वो उस तरह का कोई मंत्रालय मिल जाता। उनकी दोनों की डिमांड थी, वो मानी नहीं गई। दूसरी शिवसेना की एक और नाराजगी थी कि नवाज शरीफ के आने को इन्वाइट करने को लेकर, और उसको शिवसेना ने विरोध किया था लेकिन खुलकर सामने नहीं आई था। और उसके बावजूद भी वो उद्धव ठाकरे और उनके बेटे ने मिलकर वहां पे स्वेरिंग इन सेरेमनी भी नरेंद्र मोदी की अटेंड की थी। शिवसेना को लगता है कि इतना सब करने के बावजूद भी अगर बीजेपी उन्हें इनाम नहीं दे रही, उन्हें बाकी दलों के तरह ही रख रही है, और 18 एमपी होने के बावजूद उन्हें सिर्फ एक कैबिनेट की बर्थ दी जा रही है। ये अपने आप में क्या हो सकता है? क्या फैसला लेंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, उद्धव ठाकरे के पास एक से ज्यादा चॉइसेस है नाराज होने के लिए। सबसे ताजा तरीन है कि आर्टिकल 370 को लेके बीजेपी का रुख क्या रहेगा, वो उस पर भी अपना रुख साफ कर सकते हैं। लेकिन कल उनकी बैठक हो रही है, शिवसेना के बाकी नेताओं से मिल रहे हैं और उसके बाद वो अपना जो मैसेज है, संदेश है, वो कन्वे करेंगे बीजेपी को। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे कहना है कि अगर यही हालत होती कि अगर बीजेपी और 250 से नीचे सिमट गई होती, तब कितनी उनकी वैल्यू होती और तब उन्हें कितने कैबिनेट बर्थ होते। तो दोस्ती का, वफादारी का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। उद्धव ठाकरे शायद लाइन को क्रॉस तो नहीं करें, लेकिन उस जो जितना लंबा उसे खींच सके और जितना हद तक वो बार्गेन कर सके वो जरूर करेंगे। और कल वो अपनी नाराजगी है वो बीजेपी के आला नेताओं को जाहिर कर देंगे। सुधीर जी, और इसीलिए अनंत गीते ने आज जो है मंत्रालय ज्वाइन नहीं किया। जी बिल्कुल, इसीलिए आज अनंत गीते ने मंत्रालय ज्वाइन नहीं किया। 6 बार एमपी बन चुके हैं, सीनियर शिवसेना नेता हैं, और जो जिस तरह का मिलना चाहिए था पोर्टफोलियो वो उन्हें नहीं मिला। और साथ ही बाकी भी अन्य शिवसेना के जो नेता है वो नाराज थे, क्योंकि कुछ लोगों को और उम्मीद थी कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर अनंत गीते तब तक इंतजार करेगा। उन्होंने आज साफ कह दिया कि शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे, उनकी ओर से जो आदेश आएगा कल वो फैसला लेंगे, उसके बाद ही वो आगे का कोई कदम उठाएंगे। सुधीर जी, संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेंद्र मोदी के लिए आज पहले दिन एक बुरी खबर भी आ गई, और अब उद्धव ठाकरे कल अपना आखिरी फैसला लेंगे। वो कहते हैं कि 18 सीटें उन्होंने जीती, 18 सांसद हैं, और उसके मुकाबले उन्हें जो कैबिनेट में जगह मिली है वो बहुत कम, सिर्फ एक उनके नेता को जगह दी गई है कैबिनेट में। नरेंद्र मोदी ने आज 45 मिनट की बातचीत में नवाज शरीफ से कुछ चुभने वाले सवाल पूछे हैं और उनको कुछ वादे और कुछ मुद्दे भी याद दिलाए हैं, जिन पर पाकिस्तान अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। इन 45 मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवाज शरीफ के सामने सीमा पार आतंकवाद पर बात की। मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने वादे का पूरा ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो अपने जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं करने देगा। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने 26/11 के मुंबई हमले का मुद्दा भी उठाया और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आरोपियों को सजा दी जाएगी। यानी नरेंद्र मोदी के मेन्यू में कई ऐसे पकवान थे जिनका स्वाद नवाज शरीफ को शायद अच्छा न लगा हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के इन सवालों पर क्या जवाब दिए, इसको ठीक से जानना भी आज आपके लिए जरूरी है। नवाज शरीफ ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप और संघर्ष से रिश्ते सुधरने में रुकावट आती है। मतलब ये कि आतंकवाद पर पाकिस्तान से भारत को कोई ठोस जवाब नहीं मिला। नवाज शरीफ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पहल 1999 में की थी,
उस पहल पर दोनों देशों को आगे बढ़ना होगा, यानी नवाज शरीफ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के लिए विकास का एक जैसा एजेंडा है, लेकिन यह विकास शांति और अमन के बगैर नहीं हो सकता। यानी शरीफ ने अमन और शांति पर अपना कमिटमेंट दिखाया है। PM underlined our concerns relating to terrorism. It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. I stress to the Prime Minister that we have a common agenda of development and economic revival, which is not possible to achieve without peace and stability in the region. I urge that together we should rid the region of instability and insecurity that has plagued us for decades. Consequently, it was important for us to work together for peace, progress and prosperity. Finally, I urge that we had to strive to change confrontation into cooperation. Engage in accusations and counter-accusations would be counterproductive, I emphasize. नवाज शरीफ ने जून 2013 में पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इसके साथ ही उन्हें चुनौतियों का पहाड़ भी मिला था। हम आपको आज ये भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की असल में दिक्कतें क्या हैं और उन्हें भारत के साथ दोस्ती की कितनी जरूरत है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2008 में लिया गया 11.5 अरब डॉलर का कर्ज इसी साल चुकाना है। पाकिस्तान में महंगाई दर फिलहाल 6.5% है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 98 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और पाकिस्तान का वित्तीय घाटा भी 5 अरब डॉलर यानी 40 अरब पाकिस्तानी रुपए है। पाकिस्तान में बिजली की कमी भी एक बड़ी समस्या है। पाकिस्तान के शहरों में औसतन 9 घंटे बिजली नहीं आती। गांवों में तो 16 घंटे बिजली गुल रहती है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मांग के हिसाब से बिजली की कमी 50% है, यानी मांग ज्यादा है और उत्पादन कम है। पाकिस्तान भ्रष्टाचार से भी लगातार लड़ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 176 सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 33वें नंबर पर है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान में 12,500 अरब रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में रोज 7 अरब रुपए की रिश्वतखोरी होती है। आतंकवाद भी पाकिस्तान का एक बड़ा सरदर्द है। 11 सितंबर 2011 से अब तक पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों में 49,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2008 से अब तक पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हुई सैन्य कार्रवाइयों में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान की कमजोर हालत के लिए वहां का टैक्स सिस्टम भी जिम्मेदार है। वर्ष 2012 में पाकिस्तान के 23 लाख बड़े उद्योगपतियों ने टैक्स नहीं दिया। पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू वहां की जीडीपी का केवल 9.1% है। पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के हालात दुनिया में सबसे खराब हैं। 2006 में 6 से अब तक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं 5 गुना बढ़ गई हैं। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने 50 हिंदू परिवार भारत पलायन करने पर मजबूर होते हैं। ये वो सच्चाई है जिसे नवाज शरीफ नकार नहीं सकते और वो तो फिर पिछले साल ही प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इन परेशानियों का अंत तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ों को काटे और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करे। ये बहुत जरूरी है और यही चुनौतियां हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने। कल मैं भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिला था। नवाज शरीफ की खासियत है उनकी मेहमान नवाजी। नवाज शरीफ ने किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया और उन्होंने मुलाकात के लिए हर व्यक्ति के लिए विशेष गिफ्ट्स का इंतजाम किया था और वो ये भी कह रहे थे कि मेहमान नवाजी में पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं। वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, मेहमान नवाजी सबसे अच्छी करते हैं। लेकिन मेहमान नवाजी अपनी जगह है और चुभने वाले मुद्दों पर बातचीत अपनी जगह है। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता खोल दिया है। अब कुछ गंभीर विषयों पर बड़े और असरदार फैसले लेने का वक्त है ताकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए परेशानी की नहीं
हिम्मत की वजह बन सकें और नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच में जो हाल ही में जो दोस्ती हुई है, ये एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। वीजा की जरूरत इंसानों को होती है, कहानियों को नहीं। यानी कहानियां दो देशों के दिलों के तार जोड़ सकती हैं और बिना रोक टोक इधर से उधर पहुंच सकती हैं। उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं। ये संदेश लेकर देश का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क जी भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के लिए एक नए टीवी चैनल जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। जिंदगी चैनल की लॉन्चिंग 23 जून को होगी। सरहदों को तोड़ने वाले इस प्रयास को लेकर सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के बीच मुलाकात हुई। इस मौके पर नवाज शरीफ ने जी के नए चैनल जिंदगी के कार्यक्रमों की एक झलक देखी और उन्हें ये झलक बेहद पसंद आई। जी एंटरटेनमेंट के नए टीवी चैनल जिंदगी पर भारत और पाकिस्तान के अलावा कई और देशों के बेहतरीन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। यानी जिंदगी वैचारिक स्तर पर सरहदों को खत्म करने का काम करेगा। काश इंसान परिंदों जैसे होते, तो कौन पूछता कि ये परिंदा कराची का है या कोलकाता का। लेकिन हम परिंदे नहीं हैं और इसीलिए नाम, मकाम, पहचान और वतन के दायरों में बंधे हुए हैं। हम एक दूसरे के मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी से मुट्ठी भर पल तो जरूर चुरा सकते हैं। वीजा इंसानों को लगता है, कहानियों को नहीं। खुशी, गम, आंसू और मुस्कान आज भी पासपोर्ट की मोहर से आजाद है। चलिए जी के देखें वो जिंदगी जो सरहद के दोनों तरफ आबाद है। वीज़ा तो लोगों को ही लगता है, कहानियों को तो वीज़ा लगते नहीं। हमने ऐसी कहानियां जो रियल हों, जो कि आपको लगे कि ये मेरा ही किरदार हो सकता है, वैसी कहानियां हमने ढूंढी हैं। हमें लगता है कि व्यूअर्स इसे सराहेंगे। और आखिर में अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज 1930 में अपने समय की सबसे ऊंची इमारत क्राइसलर बिल्डिंग को आम लोगों के लिए खोला गया था। 1046 फीट ऊंची ये इमारत न्यूयॉर्क में है। 1964 में आज के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वो 74 वर्ष के थे। 1919 में आज अमेरिकन नेवी के NC-4 एयरक्राफ्ट न्यूयॉर्क से लिस्बन पहुंचा था और ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली फ्लाइट थी। DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।